नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास परिणीता भाग 3। इसके पहले हमने कहानी में सुना था कि किस प्रकार गुरुचरण अपने घर को छुड़वा लेते हैं और रहननामा हाथ में लेकर अपने घर लौट आते हैं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। भुवनेश्वरी हर साल इन दिनों वायु परिवर्तन के लिए जाती हैं। उन्हें अजीर्ण रोग है, उतना ज़्यादा नहीं जितना नवीन चंद्र ने रुपए का तगादा करते हुए गुरुचरण को बताया था। इस वायु परिवर्तन से उन्हें लाभ भी होता है, इसलिए हमेशा की तरह उनके बाहर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। शेखर उनके साथ जाने वाला था। सुबह के समय शेखर अपने सूटकेस में सामान लगा रहा था कि अन्ना काली कमरे में आई और बोली, शेखर दा, तुम लोग कल जा रहे हो ना? शेखर ने मुंह ऊपर किया और बोला, हाँ। तू ऐसा कर अन्ना काली, अपनी दीदी को भेज दे, वह क्या क्या साथ ले जाएगी, अभी ही यहाँ पहुँचा देगी। ललिता हर वर्ष भुवनेश्वरी के साथ जाती है। शेखर ने इसलिए अन्ना काली से यह बात कही थी। जीजी तो नहीं जाएंगी, अन्ना काली ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? शेखर को आश्चर्य हुआ। कैसे जाएगी? अन्ना काली ने पुरखिन की तरह कहा। उनके ब्याह की बात चल रही है, बाबू लड़का देख रहे हैं। लड़का मिल गया तो माघ फागुन तक उनका ब्याह हो जाएगा। अन्ना काली की बात सुनकर शेखर सुन्न हो गया। उसके हाथ वहीं के वहीं रह गए, सामान उसी तरह बिखरा पड़ रहा। अन्ना काली इन दिनों घर में जो कुछ सुनती आ रही थी, बहुत चाव के साथ उसे शेखर को सुनाने लगी। बाबूजी कल ऑफिस नहीं जाएंगे, ललिता दीदी के लिए वर देखने जाएंगे, गिरिंद्र मामा उनके साथ जाएंगे। गिरिंद्र मामा ने कहा है दीदी की शादी में जितना भी रुपया लगेगा वे देंगे, बस वर अच्छा होना चाहिए। शेखर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था कि इधर ललिता ने उनके कमरे में आना क्यों बंद कर दिया है। अन्ना काली बोलती जा रही थी, गिरिंद्र मामा बहुत ही अच्छे आदमी है शेखर दा। मंजली दीदी के विवाह के समय बाबूजी ने ताऊ जी के पास मकान गिरवी रखकर रुपए लिए थे ना, वह ताऊ जी ने बाबूजी से मांगे थे और कहा था कि रुपए नहीं दोगे तो मकान से निकाल देंगे। तब फिर हम कहाँ जाते शेखर दा? गिरिंद्र मामा को यह पता चला ना तो उन्होंने बाबूजी को पैसे दिए, बाबूजी ने ताऊ जी को पैसे लौटा दिए। अब हमें हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्यों, ठीक है ना शेखर दा? शेखर कुछ नहीं बोला, एकटक बाहर की तरफ देखता रहा। अब अन्ना काली का ध्यान भी बटा। बोली, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो शेखर दा? शेखर चौंक कर बोला, कुछ नहीं। फिर जैसे उसे कुछ ध्यान आया, फुर्ती से बोला, तू एक काम कर अन्ना काली, भागती हुई जा और अपने दीदी को जल्दी बुला ला, कहना शेखर दा फौरन बुला रहे हैं। अन्ना काली भागती हुई चली गई। शेखर नीचे बैठ गया और बिना किसी प्रयोजन के खुले हुए सूटकेस की ओर देखने लगा। सूटकेस में क्या रखा जा चुका है और क्या क्या रखना है, सब कुछ उसके दिमाग से उतर गया। ललिता थोड़ी देर बाद आई तो उसने देखा सूटकेस खुला पड़ा है और शेखर नीचे बैठे हुए न जाने क्या सोच रहा है। ललिता ने इससे पहले शेखर के चेहरे पर यह भाव नहीं देखा था। वह कुछ डर गई। जाकर धीरे से शेखर के पास खड़ी हो गई। शेखर ललिता को देखकर उठ खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, आओ ललिता। मुझे बुलाया था शेखर दा? ललिता ने पूछा। हाँ, कहकर शेखर चुप हो गया। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, कल सुबह की गाड़ी से मैं माँ को वायु परिवर्तन के लिए ले जा रहा हूँ। इस बार शायद लौटने में देर हो जाएगी। तुम तिजोरी की चाबी रख लो। इस बीच खर्च के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, कैश बॉक्स में रखे हैं। हर वर्ष ललिता भी वायु परिवर्तन के लिए साथ जाती है। पिछले वर्ष कितने उल्लास के साथ उसने शेखर दा का सूटकेस तैयार किया था। इस बार शेखर दा को अकेले ही यह काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? इन सब बातों का ध्यान आते ही ललिता का मन खिन्न हो उठा। शेखर ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और गला खखार कर ललिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, ठीक तरह रहना। कभी कोई आवश्यकता हो तो भैया से पता ले लेना और मुझे चिट्ठी लिखकर ज़रूर बताना। इस बार ललिता साथ क्यों नहीं जा रही है, यह बात शेखर दा को मालूम हो गई है। इस विचार से ललिता को इतनी लाज आई कि उसका मन हुआ कि उठकर भाग जाए, लेकिन शेखर ने उसकी रक्षा की। अचानक बोला, अच्छा अब जाओ, मुझे सामान संभालना है, वैसे ही बहुत देर हो गई है, अभी ऑफिस भी जाना है थोड़ी देर के लिए। ललिता ने मन दृढ़ किया और सूटकेस के सामने बैठती हुई बोली, तुम जाकर नहाओ शेखर दा,
सामान मैं संभाल देती हूँ, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कहते हुए शेखर ने चाबियों का गुच्छा ललिता के सामने डाल दिया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक गया और जोर से बोला, मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तुम भूल तो नहीं गई हो। ललिता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए सूटकेस का सामान उलटने पलटने लगी। शेखर ने नीचे जाकर भुवनेश्वरी से कुछ पूछताछ की तो उसे पता चला कि अन्ना काली ने जो भी सूचना उसे दी थी वह बिल्कुल ठीक थी। गुरुचरण बाबू ने रुपए चुका दिए हैं और ललिता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। शेखर को सब कुछ बहुत विचित्र लगा, लेकिन वह बोला कुछ नहीं, चुपचाप नहाने चला गया। जब शेखर नहा धोकर और खाना खाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने अपने कमरे में आया तो एकाएक दरवाजे पर ही रुक गया। ललिता खुले सूटकेस के मत्थे पर सिर रखे पाषाण प्रतिमा की तरह बैठी थी। इन 2 घंटों में उसने कुछ नहीं किया था, सारा सामान ज्यों का त्यों रखा था। शेखर की आहट सुनकर वह चौंक उठी और दूसरी ओर देखने लगी। शेखर ने ध्यान दिया ललिता की दोनों आंखें रोने के कारण जवां कुसुम के फूल की तरह लाल हो गई थी। शेखर ने ललिता को देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उसने कृत्रिम लापरवाही प्रकट करते हुए धीरे से कहा, ललिता अभी वह सब रहने दो, यह तुमसे नहीं होगा, दोपहर में आकर सूटकेस संभाल देना। वह ललिता के रोने का कारण तो समझ गया था, लेकिन इस बात पर अच्छी तरह सोच विचार किए बिना ललिता से बात करना उसे उचित नहीं लगा। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन शाम के समय चाय के 2 कप लेकर ललिता अपनी बैठक में गई तो सहसा ठिठक गई। सामने मामा के पास शेखर बैठा था। ललिता का सिर झुक गया। उसने 1 कप गुरुचरण को दिया और दूसरा गिरीन्द्र को। गिरीन्द्र ने चाय की प्याली उठाते हुए पूछा, शेखर बाबू को चाय नहीं दोगे ललिता? ललिता ने उसी तरह सिर झुकाए मंद स्वर में कहा, शेखर दा चाय नहीं पीते। गिरीन्द्र को याद आ गया, शेखर स्वयं चाय नहीं पीता, दूसरे कोई पिए यह भी उसे पसंद नहीं। चाय पीते हुए गुरुचरण बाबू ने शेखर को बताया कि आज वह ललिता के लिए एक लड़का देखकर आए हैं। लड़का बीए में है, घर भी ठीक ठाक है, घर वाले भी अच्छे हैं, लालची नहीं लगते, लेकिन गिरीन्द्र को लड़का पसंद नहीं। कह रहा है लड़का देखने में सुंदर नहीं है, साधारण है। उनका यह कहना है कि पुरुषों की सुंदरता नहीं देखी जाती, उनके गुण देखे जाते हैं। शेखर का गिरीन्द्र से अभी तक रस्मी परिचय ही था। गिरीन्द्र की ओर मुड़कर उसने हंसते हुए कहा, गिरीन्द्र बाबू को लड़का पसंद क्यों नहीं आया? लड़का शिक्षित है, अच्छा घर है, यही सब गुण तो होते हैं सुपात्र के। शेखर ने प्रश्न अवश्य किया था, लेकिन उत्तर जानने के लिए नहीं किया था। उसे मालूम था कि गिरीन्द्र को लड़का क्यों पसंद नहीं आया। वह यह भी जानता था कि गिरीन्द्र को आगे भी कोई लड़का पसंद नहीं आएगा, इसलिए वह यह सवाल करते हुए हंसा था। गिरीन्द्र शेखर के सवाल का कोई जवाब न दे सका। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। शेखर ने यह बात साफ तौर पर देख ली और वह हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण जी की ओर मुड़कर बोला, चाचा जी, मैं तो आपसे विदा लेने आया था। मैं कल सुबह माँ को लेकर वायु परिवर्तन के लिए कलकत्ता से बाहर जा रहा हूँ। शादी की तारीख तय होने पर खबर करना न भूलिएगा। गुरुचरण भी उठ खड़े हुए। शेखर के निकट आते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हो बेटा? हमारे तो जो कुछ भी हो तुम ही हो। फिर ललिता की माँ की गैर मौजूदगी में ललिता की शादी कैसे हो सकती है? वे लौट आएंगी तभी तो यह शुभ कार्य संपन्न होगा, क्यों बेटी? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ललिता वहाँ नहीं है। हंसते हुए बोले, अरे ललिता उठकर भाग गई? शेखर भी हंसा और धीरे से बोला, हाँ, बात शुरू होते ही अंदर चली गई थी। गुरुचरण बाबू गंभीर हो गए, बोले, अंदर तो भागेगी ही, अब बड़ी हो गई है, सब कुछ समझती जा रही है। वे एक लंबी सांस भरकर बहुत स्नेह से बोले, ललिता सचमुच रूप और गुण से देवी है, ऐसी लड़की बड़े भाग्य से ही मिलती है शेखर। मन ही मन उन्हें नमस्कार कर शेखर लौट आया। अपने विवाह की बात आरंभ होते ही ललिता वहाँ से उठ आई थी और शेखर के कमरे में बैठी उसके बॉक्स में गर्म कपड़े लगा रही थी। पैरों की आहट सुनकर उसने सिर ऊंचा किया। शेखर कमरे में आ रहा था। उसका चेहरा इस तरह उतरा हुआ था जैसे कोई व्यक्ति मुकदमा हारकर अदालत से बाहर आ रहा हो। इस 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे शेखर के चेहरे का सारा तेज निकल गया? यह न समझ पाने के कारण ललिता बेचैन हो उठी। वह एकदम उठ खड़ी हुई।
शेखर ने सूखे गले से यूं ही प्रश्न किया, क्या कर रही हो ललिता? ललिता ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शेखर के निकट आकर उसने शेखर का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और रुआंसे स्वर से बोली, तुम्हें अचानक क्या हो गया शेखर दा? कहाँ, कुछ भी तो नहीं, शेखर ने बात टालते हुए कहा। ललिता की आत्मीयता से जैसे उसके अंदर फिर शक्ति लौटने लगी। अपना हाथ छुड़ाकर वह पास के स्टूल पर बैठ गया और बात बदलते हुए पूछने लगा, बताओ तो क्या हो रहा है? सहज भाव से ललिता ने उत्तर दिया, तुम्हारा मोटा ओवरकोट रखना भूल गई थी। पिछली बार तुम्हें यात्रा में बहुत तकलीफ हुई थी, अब ऊपर ही रख दिया है। ठंड लगे तो पहन लेना, आलस्य मत करना। शेखर न जाने क्या सोच रहा था, अचानक बोल उठा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इसे पहनोगे नहीं? ललिता ने शेखर की ओर देखते हुए आश्चर्य से प्रश्न किया। शेखर कुछ लज्जित सा होकर बोला, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। छोड़ो उसे, यह बताओ माँ का सारा जरूरी सामान संभाल कर रख दिया ना? हाँ, दिन में ही संभाल दिया था। कुछ देर चुपचाप उसकी ओर ताकते हुए शेखर ने उससे प्रश्न किया, क्यों ललिता, अगले साल यह सब कौन करेगा? ललिता चुप रही तो शेखर ने फिर बात आरंभ की, पराए घर जाने से पहले मेरी कौन चीज़ कहाँ है मुझे सब बता जाना, नहीं तो ज़रूरत होने पर मुझे ढूंढने पर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। ललिता ने तुनक कर कहा, हटो शेखर दा, जाओ। शेखर फीकी हंसी हंसा और बोला, हटना भी होगा और जाना भी, लेकिन मुझे यह समझा दो कि मेरा निबाह कैसे होगा। मुझे तो अपनी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं भी गुरुचरण चाचा जी की तरह बन जाऊंगा। एक कमीज, एक धोती और एक दुपट्टा, फिर तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। यह बात ललिता को कहीं बहुत अंदर तक भेद गई। चाबियों का गुच्छा छन्न से फर्श पर डालकर वह लगभग दौड़ती हुई शेखर के कमरे से बाहर चली गई। सीढ़ियाँ उतरकर अपने घर आई तो देखा अन्ना काली अपनी छत के दूसरे कोने में ज़मीन पर बैठी कुछ कर रही है। चांदनी रात होने पर भी स्पष्ट नहीं दिखा कि वह किस काम में व्यस्त है, इसलिए ललिता उसके निकट चली आई। देखा अन्ना ने गेंदे के बहुत सारे फूल इकट्ठे कर रखे हैं और उनकी माला गूंथ रही हैं। ललिता उसके पास बैठती हुई बोली, यह क्या कर रही है अन्ना? माला गूंथ रही हूँ, आज रात मेरी गुड़िया बेटी का ब्याह है। अन्ना ने सिर ऊपर किए बिना व्यस्त भाव से कहा, अरे मुझे तो तूने बताया ही नहीं। बताती कैसे, पहले तय कहाँ था? बाबूजी ने अभी अभी पत्रा देकर बताया कि आज रात के अलावा इस पूरे महीने में ब्याह का कोई लग्न नहीं है। लड़की बड़ी हो गई है, इसे घर में ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है। जैसे तैसे भी इसे विदा करना होगा। दो तो दीदी, कुछ रुपए दो, कुछ मिठाई मंगवानी है। हाँ, रुपए की ज़रूरत हो तो दीदी याद आती है। ललिता हंस कर बोली, अच्छा जा, मेरे तकिए के नीचे रखे होंगे, ले ले। लेकिन यह बता, क्या गेंदे के फूल की वरमाला से ब्याह हो जाता है? होता है दीदी, हो जाता है। जब और कोई फूल न मिले तो गेंदे के फूल की वरमाला से ही काम चल जाता है। अन्ना काली ने बड़ी बूढ़ी औरतों के स्वर में कहा, मैंने अपनी कितनी गुड़िया लड़कियों के ब्याह ऐसी वरमालाओं से निपटाए हैं। फिर अधूरी माला नीचे रखकर बोली, जरा इसे पूरी कर दो ना दीदी, मैं मिठाई का प्रबंध कर अभी आती हूँ। हंसती हुई ललिता माला उठाकर गूंथने लगी। थोड़ी देर बाद अन्ना काली व्यस्त भाव से आई और दूर से ही ऊंचे स्वर में बोली, और तो सब प्रबंध हो गया है, सबको कह भी दिया है, बस शेखर दा रह गए हैं। चलो उन्हें भी कह आऊँ, नहीं तो बुरा मानेंगे। उसे व्यस्त भाव से वह वापस चली गई और फिर लौटकर ललिता से बोली, शेखर दा एक माला मांग रहे हैं, तुम जाकर उन्हें दे आओ। मैं इधर का काम देखती हूँ, लग्न घड़ी आ गई है, अब देर नहीं की जा सकती। ललिता ने सिर उठाकर कहा, तू ही जाकर दे आना, मैं माला गूंथ रही हूँ। अच्छा, तो वह बड़ी माला दे दो मुझे। अन्ना ने माला के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ललिता ने माला उठाई, न जाने उसे क्या सूझी, कहने लगी, अच्छा मैं ही दे आती हूँ उन्हें। अन्ना काली को उस बात से बहुत राहत मिली। बोली, यही ठीक रहेगा दीदी, मुझे तो देखो न कितने काम पड़े हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। ललिता हंसने लगी, फिर उठ खड़ी हुई और माला लेकर शेखर के कमरे की ओर बढ़ने लगी। शेखर मेज पर बैठा हुआ ध्यानपूर्वक कोई पत्र लिख रहा था। उसे पता नहीं चला कि कब ललिता दबे पांव कमरे में आ गई है और उसके ठीक पीछे खड़ी हुई है। कुछ देर तक ललिता उसी तरह अपने स्थान पर खड़ी रही कि शायद शेखर को पता चल जाए कि वह आ गई है।
लेकिन जब काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद उसने देखा कि शेखर पत्र लिखने में बहुत तल्लीन है, तो उसका ध्यान बटाने और उसे चौंकाने के लिए ललिता ने 2 कदम आगे बढ़कर बहुत फुर्ती के साथ शेखर के गले में माला डाल दी और पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर कहा, अन्ना, और मुंह मोड़कर देखा स्टूल पर ललिता बैठी हुई है। शेखर एकदम उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, यह क्या किया ललिता? ललिता डर गई, वह भी खड़ी हुई और संकित स्वर में बोली, क्यों, क्या हो गया? शेखर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जानती नहीं क्या हुआ? जाकर अन्ना काली से पूछाओ, आज की रात गले में वरमाला पहना देने से क्या होता है। बात समझ में आने के कारण क्षण मात्र में ललिता का चेहरा लाज से सिंदूरी हो उठा। नहीं, कभी नहीं, यह मतलब नहीं था मेरा, कहती हुई वह लगभग भागती हुई नीचे उतर आई। शेखर आवाज लगाता रह गया, सुनो ललिता, एक जरूरी बात सुन जाओ। सीढ़ियां उतरती हुई ललिता ने शेखर की बात सुनी जरूर, लेकिन वह रुकी नहीं। तीर की तरह अपने कमरे में पहुंची और आंखें मूंदकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लाज से वह मरी जा रही थी। पिछले 5-6 वर्षों से ललिता शेखर के बहुत निकट रही है। आज तक शेखर ने उससे कभी किसी तरह का मजाक नहीं किया था। शेखर इतने गंभीर स्वभाव का था कि वह कभी मजाक करता ही नहीं था। हाँ, डांट फटकार की आशा उसे अवश्य की जा सकती थी। उसी शेखर से आज इतने बड़े मजाक की बात निकलेगी, इसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शेखर ने जो कुछ कहा था उसका ध्यान कर ललिता बिस्तर पर लेटी लेटी लाज से सिकुड़ने लगी। इतने में शेखर के घर की मेहरी की आवाज़ सुनाई पड़ी, ललिता दीदी कहाँ हैं? उन्हें छोटे बाबू बुला रहे हैं। बेबस होकर ललिता उठी, बाहर आई और मृदुल स्वर में बोली, अभी आती हूँ। मेहरी चली गई। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा, शेखर अभी तक पत्र लिख रहा है। कुछ क्षण चुप रहकर उसने बहुत साहस से कहा, क्या काम है शेखर दा? शेखर ने लिखते लिखते बिना सिर उठाए जवाब दिया, पास आओ बताता हूँ। ललिता हिली नहीं, बोली, नहीं, वहीं से बताओ। शेखर हंसते हुए बोला, ये सहसा तुमने क्या कर डाला ललिता, बताओ तो। हटो, फिर वही बात, ललिता ने रूठे स्वर में कहा। अरे वाह, मुझे डांट रही हो? शेखर ने उसकी ओर मुंह करके कहा, मैंने क्या किया? किया तो तुमने है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम माला लौटा दो, इसलिए तो बुलवाया है ललिता। शेखर ने कहा, तुम पास आओ, माला अभी लौटा देता हूँ। तुमने आधा काम किया है, तुम यहाँ आओ, मैं उसे पूरा कर देता हूँ। ललिता दरवाजे के पास खड़ी अपने को बहुत हीन और अपमानित महसूस कर रही थी। कुछ क्षण चुप रहकर ललिता बोली, सच कह रही हूँ शेखर दा, तुम इस तरह का मजाक मुझसे करोगे तो फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। साफ साफ कह देती हूँ, मेरी माला मुझे लौटा दो। शेखर ने मेज पर रखी माला उठाकर ललिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले जाओ, वहीं से फेंक दो मेरे पास। नहीं फेंकूंगा, नहीं, पास आओ और ले जाओ। तो रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं उसकी। गुस्से से ललिता का स्वर रुआंसा हो गया था। शेखर ने ऊंचे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आधा काम तो रह गया तो रहने दो। ललिता ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन वह नीचे नहीं गई। ललिता पूर्व की ओर खुली छत पर एक किनारे में रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। आकाश में चांद ऊपर उठने लगा था और वातावरण की ठंडक बढ़ने लगी थी। इसके बावजूद लज्जा और अभिमान से उसका शरीर जल रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी थीं। वह अनाथ है, निराश्रित है, इसलिए तो लोग उस पर तरस खाते हैं, उसे अपना स्नेह देते हैं। शेखर दा भी आज तक यही करते रहे हैं, लेकिन आज अचानक उन्होंने ऐसा निर्मम मजाक कर उसका अपमान क्यों कर डाला। दूर क्षितिज पर दृष्टि गड़ाए ललिता यही सब सोच रही थी। ललिता ने चौंक कर पीछे की ओर देखा, वहाँ शेखर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। ललिता के संभलने से पहले ही शेखर ने आगे बढ़कर वह फूल माला उसके गले में डाल दी। ललिता को बड़े जोर से रोना आ गया। क्रोध और रुदन मिश्रित स्वर में वह जोर से बोली, ऐसा क्यों किया तुमने क्यों किया था? मैंने कुछ नहीं किया, कहते हुए ललिता ने माला को तोड़ फेंकने के लिए हाथ उठाया ही था कि सहसा उसकी दृष्टि शेखर से मिल गई और उसका हाथ रुक गया। माला तोड़ फेंकने की उसकी हिम्मत न हुई। वह रोती हुई बोली, मैं अनाथ हूँ, इसलिए क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? शेखर अब तक तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ललिता की यह बात सुनकर वह गंभीर हो गया और बोला, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ या तुम मेरा अपमान कर रही हो? ललिता डर गई। आंखें पोंछती हुई वह घबरा कर बोली, मैंने अपमान किया? शेखर कुछ क्षण चुप रहा, फिर अपने स्वाभाविक स्वर में गंभीरता के साथ बोला,
जरा विचार कर देखोगी ललिता तो पता चल जाएगा। आजकल तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। कलकत्ता से बाहर जाने से पहले इसलिए मैंने उन ज्यादतियों को बंद कर दिया है। ललिता ने इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी में दोनों छत पर चुपचाप खड़े रहे। नीचे अन्ना काली की गुड़िया लड़की के ब्याह की शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। कुछ देर उसी तरह मंत्र मुग्ध खड़े रहने के बाद शेखर ने स्वर में अपार स्नेह भरकर कहा, अब ओस में मत खड़ी रहो, जाओ नीचे जाओ। जाती हूँ, कहती हुई ललिता नीचे झुकी और उसके पैरों को छूती हुई उठकर खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, मुझे क्या करना होगा यह बता जाओ। शेखर को हंसी आ गई। कुछ सोचने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और ललिता को अपने से सटाकर उसके अधरों से अपने अधर छुआकर बोला, मुझे कुछ भी नहीं बताना होगा ललिता, आज से तुम अपने आप ही सब कुछ समझने लगोगी। ललिता के सारे शरीर में रोमांच आ गया। वह पीछे हटती हुई बोली, मैंने अचानक तुम्हारे गले में माला डाल दी, क्या इसी कारण तुमने ऐसा किया? शेखर धीरे से हंसा, फिर सिर हिलाते हुए गंभीरता के साथ बोला, नहीं, यह बात नहीं है ललिता, मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा था। आज मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि आज ही मैं ठीक तरह से समझ सका हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा। ललिता चुप रही, उसका रोम रोम खिल उठा। धीमे स्वर में बोली, लेकिन तुम्हारे बाबूजी यह सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। शेखर दा, माँ सुनेंगी तो बहुत दुखी होंगी, यह हो नहीं सकेगा। हाँ, बाबूजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, यह तो ठीक है, लेकिन माँ दुखी नहीं होंगी, बहुत खुश होंगी। पर अब तुम इन सब की चिंता न करो, जो होना था वह हो गया, उसे अब न तुम अनहुआ कर सकती हो और न मैं, इसलिए व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो, जाओ नीचे जाकर माँ को प्रणाम कर आओ। 2-3 महीने बाद की बात है। नवीन चंद्र अपनी बैठक में बैठे हुए हिसाब किताब देख रहे थे कि गुरुचरण उदास चेहरा लिए अंदर घुसे। वे फर्श पर बैठना ही चाहते थे कि नवीन बाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस चौकी पर जाकर बैठो, मैं इस असमय नहा नहीं सकूँगा। तुम्हारा क्या, तुमने जो अपनी जात दे दी, लेकिन मुझे तो अपने धर्म की चिंता है। बेचारे गुरुचरण सिर झुकाए दूर पड़ी एक चौकी पर बैठ गए। 3-4 दिन पहले वे नियमानुसार दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में दीक्षित हो गए हैं। कई लोगों के मुंह से यह समाचार आज नवीन चंद्र को मिला है और इसलिए वे आज इतने नाराज हैं। गरज कर उन्होंने गुरुचरण से पूछा, क्यों जी, यह जो कुछ सुन रहा हूँ सच है ना? किसी तरह गुरुचरण ने सिर हिलाकर प्रकट किया, हाँ सच है। क्यों किया तुमने यह काम? नवीन चंद्र के शब्दों से अंगारे बरस रहे थे। उस समय यही ठीक लगा दादा, 2 ही काम कर सकता था, या तो गले में फंदा डालकर छत से लटक सकता था या फिर ब्रह्म समाज ग्रहण कर सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि ब्रह्म समाजी हो जाऊं, इसलिए ब्रह्म समाजी हो गया। बहुत अच्छा किया भैया, अपने गले में फंदा न डालकर हम सबके गले में डाल दिया। जाओ अब यहाँ से और अपना काला मुंह हमें कभी न दिखाना। करना अपनी लड़कियों की शादी डोम चमारों से। गुस्से से नवीन चंद्र के नथुने फड़कने लगे। गुरुचरण आंखें पोंछते हुए बैठक से बाहर निकल आए। गुरुचरण को डांट कर घर से बाहर निकाल देने पर भी नवीन चंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल राजमजदूरों को बुलवाकर आदेश दिया कि दोनों घरों की छत के बीच दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि एक घर से दूसरे घर में जाने का रास्ता बंद हो जाए। कलकत्ता से बहुत दूर किसी शहर में जब भुवनेश्वरी को अविनाश के पत्र से यह समाचार मिला तो उन्हें रोना आ गया। शेखर से पूछने लगी, ऐसी कुमत किसने दी तेरे बाबूजी को? कुछ क्षण चुप रहकर शेखर ने उत्तर दिया, माँ, गुरुचरण बाबू के ब्रह्म समाजी हो जाने के बाद तुम लोग खुद ही कुछ दिनों बाद उन्हें जाति से बाहर कर देते। भला इतनी लड़कियों का ब्याह वे किस तरह करते, जरा सोचो तो। भुवनेश्वरी की समझ में यह बात नहीं आई। सिर हिलाती हुई वे कठोरता से बोली, दुनिया में कोई काम नहीं रुका रहता शेखर। अगर जाति बदलने से ही लड़कियों के ब्याह हो जाते हैं तो आए दिन लोग जाति बदलते रहते। शेखर कुछ नहीं बोला। आंसू पोंछती हुई भुवनेश्वरी कहने लगी, अगर मैं इस बार भी ललिता को अपने साथ ले आती तो जैसा भी होता मैं ही उसका ब्याह करती। मैं तो सचमुच यही समझती थी कि ललिता के हाथ पीले होने वाले हैं, इसलिए गुरुचरण उसे नहीं भेज रहा है। ठीक है माँ, अगर यही बात है तो तुम घर लौटकर ललिता की शादी अपने हाथों से कर देना। उसके मामा ही तो ब्रह्म समाजी हुए हैं, वह नहीं हुई। शेखर ने माँ के चेहरे की ओर देखते हुए कहा।
भुवनेश्वरी सोच में पड़ गई, बोली, मुझे तो ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन तेरे बाबूजी का स्वभाव कुछ दूसरे ही ढंग का है। वे इन मामलों में बहुत कट्टर हैं। वे इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। यह भी हो सकता है कि वे हमें उन लोगों से मिलने तक न दें। शेखर को भी इस बात की आशंका थी। वह उठकर वहाँ से चला गया, लेकिन यह बात उसके दिमाग से नहीं उतरी। फिर उसका उस शहर में मन नहीं लगा। 2-3 दिन बाद एक दिन शाम को घर लौटकर भुवनेश्वरी से बोला, माँ, अब मन यहाँ से उखड़ गया है, घर चलो। भुवनेश्वरी तत्काल सहमत हो गई। कलकत्ता लौटने पर उन्होंने घर पहुंचकर देखा, जहाँ दोनों घरों के बीच एक घर से दूसरे घर जाने का रास्ता था, वहाँ छत पर बहुत ऊंची दीवार उठवा दी गई है। बिना कुछ पूछताछ किए माँ और बेटा समझ गए कि गृहस्वामी नवीन चंद्र जी की इच्छा नहीं है कि गुरुचरण बाबू और उनके परिवार से कोई संबंध रखा जाए। रात के खाने के समय भुवनेश्वरी ने शेखर से कहा, ऐसा लगता है कि ललिता की सगाई गिरिंद्र के साथ होने वाली है। वैसे मुझे भी ऐसा शक था। शेखर का हाथ रुक गया। तुमसे किसने कहा माँ? ललिता की मामी ने। दिन में तेरे बाबूजी सो गए थे तो मैं उनके घर गई थी। ललिता ने तो रो रो कर आँखें सुजा ली हैं। फिर अपनी आँखें पोंछती हुई बोली, सब भाग्य की बात है शेखर, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। भाग्य ललिता का। वैसे गिरिंद्र भी बुरा लड़का नहीं है, पैसा भी पास है, ललिता को कोई कष्ट नहीं होगा। शेखर की भूख मर गई। दिखाने के लिए वह झूठ मूठ कुछ खाता रहा और जैसे ही भुवनेश्वरी उठी वह भी उठा और हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन शाम को वह टहलने के लिए निकला। जब वह गुरुचरण के घर के सामने पहुंचा तो उनकी बैठक से उसने बातचीत और हंसने हंसाने का शोर सुनाई दिया। आगे बढ़कर उसने देखा महफिल जमी हुई है और लोग चाय पीते हुए हंस हंस बोल रहे हैं। शेखर को देखते ही सब लोग चुप हो गए। शेखर के चेहरे पर न जाने क्यों एक कठोर सा भाव आ गया था। उसे देखकर उन लोगों के चेहरे का उल्लास भी समाप्त हो गया। ललिता के अतिरिक्त किसी को यह बात नहीं मालूम थी कि शेखर और उसकी माँ लौट आए हैं, इसलिए सब लोग शेखर को देखकर अवाक रह गए। गिरिंद्र भी चुप हो गया। उसके साथ एक नवयुवक भी था, वह भी खामोश हो गया। गुरुचरण बाबू का चेहरा उतर गया। ललिता नीचे बैठी हुई थी। एक दृष्टि शेखर की ओर डालकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। शेखर तख्त के एक किनारे पर बैठ गया और वातावरण को सहज करने के लिए हंसकर बोला, क्या बात है, मेरे आते ही सब लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने कुछ कहा जो शायद कोई न सुन सका। उन लोगों के संकोच को मिटाने के लिए शेखर ने स्वयं ही बातचीत आरंभ की। उसने बताना आरंभ किया कि वह माँ के साथ किन किन स्थानों पर गया, वहाँ की जलवायु कैसी थी, इस पानी बदल से माँ को कितना लाभ हुआ, और भी बहुत से बेमतलब की बातें करने के बाद उसने बताया कि वह कल सुबह ही माँ के साथ लौटा है। अब तक सब लोग संभल चुके थे। गुरुचरण ने उस अपरिचित नवयुवक का परिचय देते हुए शेखर से कहा, यह अपने गिरिंद्र के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक ही जगह इनका घर है, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, श्याम बाजार में रहते हैं, कभी कभी मिलने चले आते हैं। शेखर सब कुछ सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद उठने का उपक्रम करते हुए उसने पूछा, और चाचा जी बाकी सब तो ठीक ठाक है ना? गुरुचरण ने कोई उत्तर नहीं दिया तो शेखर उठने लगा। हमें एकदम मत छोड़ देना। शेखर को उठते देखकर गुरुचरण सहसा कातर स्वर में बोले, बेटा हमें एकदम मत छोड़ देना, बीच बीच में कभी आकर हालचाल पूछ लेना। वैसे तुमने सब कुछ सुन तो लिया होगा। शेखर के कुछ कहने से पहले ही गुरुचरण बाबू की पत्नी के रोने की आवाज़ अंदर से आने लगी। गुरुचरण भी धोती के छोर से अपने आंसू पोंछने लगे। गिरिंद्र और उसका मित्र अपराधियों की तरह बैठे हुए बाहर देखने लगे। ललिता उठकर अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद शेखर रसोई घर से निकलकर आंगन में जा रहा था कि उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी, जो अंधेरे में दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसे देख ललिता सामने आई और जमीन तक सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद उससे लगभग सटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा शेखर के वक्षस्थल तक पहुंच गया था। कुछ क्षण ललिता न जाने किस आशा के साथ उसी तरह खड़ी रही, फिर पीछे हट गई और धीमे कोमल स्वर में बोली, मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सी चिट्ठी? मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। खैर क्या लिखा था उसमें? ललिता ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, बहुत सी बातें थी, अब जाने दो उनको। सब कुछ तो तुमने सुन ही लिया है, अब तुम्हारी क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा? शेखर ने व्यंग से कहा। मेरी आज्ञा से क्या होगा? ललिता आश्चर्य से शेखर का मुंह देखती हुई बोली, क्यों? मैं किसे आज्ञा दे सकता हूँ ललिता?
ललिता का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। संकित स्वर में बोली, मुझे और किसे आज्ञा दोगे? तुम्हें किस तरह आज्ञा दे सकता हूँ ललिता, और अगर दूँ भी तो तुम उसका पालन करोगी? शेखर के स्वर में गंभीरता के साथ कुछ करुणा भी आ गई थी।